जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। रात के 2 बज रहे हैं, कमरे में एकदम अंधेरा है, आपकी आंखें स्क्रीन की रोशनी से जल रही हैं, लेकिन आपका अंगूठा फोन पर एक के बाद एक रील्स और वीडियो स्क्रॉल करने से रुक ही नहीं रहा है। हाँ, और ये एक ऐसी स्थिति है जिससे ना आज के समय में शायद ही कोई अछूता हो। हम सबको लगता है कि यार ये सिर्फ हमारी खराब आदत है या हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी है। बिल्कुल, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही गहरा विज्ञान काम कर रहा है। और यहीं पर आज की एक गहन चर्चा बेहद दिलचस्प हो जाती है। एकदम सही कहा, क्योंकि आज हमारे पास विश्लेषण के लिए दो बहुत ही अलग-अलग तरह के स्रोत हैं। हाँ, मतलब एक तरफ तो हमारे पास आज के दौर का स्टोरी टेलिंग साइंस, न्यूरो साइंस और ये जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, उसका पूरा विश्लेषण है। और दूसरी तरफ हमारे पास चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के महान विचारक आचार्य चाणक्य की जो चाणक्य नीति है, उसके कुछ बहुत ही सटीक आधुनिक अनुवाद और विश्लेषण है। हम्म, सदियों पुराना ज्ञान और आज की डिजिटल दुनिया का विज्ञान, दोनों के बीच ना एक बहुत ही मजबूत धागा है जिसे हम आज की इस चर्चा में डिकोड करने वाले हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ये समझें कि मानव मन और उसके भटकाव के बारे में चाणक्य ने जो चेतावनियां दी थीं, वे आज के इस न्यूरोसाइंस और एल्गोरिदम के युग में कैसे एकदम सटीक बैठती हैं। राइट, हम ये डिकोड करेंगे कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, इसे कैसे हैक किया जा सकता है और इससे बचने के प्राचीन उपाय क्या हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। शुरू करते हैं। देखो, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले इंसान को समझना होगा, और इंसान की परख के मामले में चाणक्य से बेहतर शायद ही कोई हुआ हो। बिल्कुल, इतिहास में तो ये भी जिक्र आता है कि चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, वे जन्म से ही पूरे दांतों के साथ पैदा हुए थे। हाँ, और उस समय इसे एक बहुत बड़ा संकेत माना गया था कि यह बालक बिना सिंहासन पर बैठे ही पूरी सत्ता को नियंत्रित करेगा। और असल में ऐसा हुआ भी। मतलब उनके पिता की हत्या भ्रष्ट राजा धनानंद ने करवा दी थी, फिर वे तक्षशिला गए और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। वही तो, उन्होंने राजाओं के लिए अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें शासन और कूटनीति के लगभग 6000 सूत्र हैं। लेकिन चाणक्य केवल महलों तक सीमित नहीं रहे। हाँ, क्योंकि वे मूल रूप से एक शिक्षक थे। बिल्कुल, वे जानते थे कि आम लोगों का जीवन बेहतर होना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए उन्होंने चाणक्य नीति की रचना की, और स्रोतों के अनुसार इसमें इंसान की परख को लेके एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। वो सोने वाली बात ना, मैंने भी स्रोतों में पढ़ा था कि जैसे सोने को 4 तरीकों से परखा जाता है: घिसना, काटना, तपाना और पीटना। हाँ, ठीक वैसे ही इंसान को भी 4 चीजों से परखा जाना चाहिए: उसका त्याग, उसका आचरण, उसके गुण और अंत में उसके कर्म। ये एनालॉजी मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी, क्योंकि अगर हम इसे आज के दौर से जोड़ें तो हम लोगों को सिर्फ उनका रेज्यूमे या उनकी डेटिंग प्रोफाइल देख के जज कर लेते हैं, जो कि असल में सिर्फ सोने को घिसने जैसा है। बिल्कुल। असली परख तो तब होती है जब उन्हें तपाया या पीटा जाता है, मतलब जब उन पर कोई स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। तो इसका हमारे रोजमर्रा के रिश्तों पर क्या मतलब निकलता है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो चाणक्य ये सिखा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। हाँ, संकट आने तक उससे डरना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही संकट सिर पर आ जाए, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। सही बात है। अब इंसान को परखने के बाद जो अगली बड़ी चुनौती आती है, वो ये है कि इस समाज में खुद को कैसे पेश किया जाए ताकि हमारा सम्मान बना रहे। और इसके लिए लोक सत्ता के एक लेख में, जो हमारे स्रोतों का हिस्सा है, चाणक्य नीति के हवाले से मौन के 4 स्थान बताए गए हैं। मतलब 4 ऐसी जगह जहां हमेशा चुप रहना चाहिए। अच्छा, वो 4 जगह कौन सी हैं? पहली, जहां कोई विवाद या झगड़ा हो रहा हो। दूसरी, जहां लोग खुद की ही तारीफ करने में लगे हों। और तीसरी? तीसरी है जब किसी विषय की जानकारी ना हो। और चौथी, जहां लोग दूसरों की बुराई या गॉसिप कर रहे हों। अरे बाप रे, ये तो आज के फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स और कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए एकदम परफेक्ट सर्वाइवल गाइड है ना? क्योंकि बिना मांगे अपनी राय देना या बिना ज्ञान के बोलना इंसान को समाज में मूर्ख साबित करता है। और समाज से जुड़ी एक और बात स्रोतों में बताई गई है: ईर्ष्या का मनोविज्ञान। मतलब विद्वानों से मूर्ख ईर्ष्या करते हैं, अमीरों से गरीब ईर्ष्या करते हैं। हाँ, और चरित्रवान और स्त्रियों से व्यभिचारिणी स्त्रियां,
और सुंदर महिलाओं से कुरूप महिलाएं ईर्ष्या करती हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमेशा से समाज में रहा है। तो ऐसे समाज में इंसान शांत कैसे रहे? चाणक्य समझाते हैं कि विद्या ही इस जीवन की यात्रा में सबसे अच्छी मित्र है। और मृत्यु के बाद सिर्फ धर्म, यानी कि आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाते हैं। बाकी सब कुछ, यहाँ तक कि धन और जीवन भी चंचल है। मतलब सब कुछ टेम्परेरी है। अब समाज में सही व्यवहार करने के लिए एक शांत मन की जरूरत होती है, और चाणक्य कहते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ इंसान का अपना मन ही है। बिल्कुल, भावनात्मक नियंत्रण बहुत जरूरी है। चाणक्य ने क्रोध को साक्षात मृत्यु का दूत और लालच को नरक की नदी कहा है। नरक की नदी, ये काफी स्ट्रॉन्ग शब्द है ना? क्योंकि उनके अनुसार संतोष से बड़ा कोई आनंद नहीं है और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और स्रोतों में ये भी बताया गया है कि दुनिया की कोई भी महान चीज दोषमुक्त नहीं है। समुद्र का पानी खारा है, चांद खटता है, सूरज की किरणें जलाती हैं। यहाँ तक कि कामधेनु भी सिर्फ एक पशु है और कामदेव का तो शरीर ही नहीं है। केवल ईश्वर ही दोष रहित हैं और वो किसी मूर्ति में नहीं बल्कि इंसान के विश्वास में बसते हैं। यहाँ मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। मैं सोच रहा था, अगर इंसान हर चीज से वैराग्य ले ले, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, तो क्या वो काम करना ही नहीं छोड़ देगा? मतलब सुबह उठने का मोटिवेशन ही कहाँ बचेगा? ये एक बहुत ही आम सवाल है और इसका जवाब स्रोतों में दिए गए एक पेड़ के उदाहरण से मिलता है। पेड़ का उदाहरण? हाँ, एक ज्ञानी व्यक्ति एक पेड़ की तरह होता है। उसकी जड़ें उसकी प्रार्थना और विश्वास है, उसकी शाखाएं उसका ज्ञान है और उसके पत्ते उसके कर्म हैं। अच्छा, तो बिना पत्तों के पेड़ जिंदा नहीं रह सकता? बिल्कुल। इसका मतलब है कि वैराग्य का अर्थ आलस्य नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है बिना अहंकार और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना, अपना कर्म करते रहना। मतलब मन को शांत रखना है लेकिन कर्म करते रहना है। अब देखिए, चाणक्य ने तो हजारों साल पहले ही मन के इस मायाजाल और भावनाओं के भटकाव से बचने की चेतावनी दे दी थी। हाँ, लेकिन आज का जो विज्ञान है ना, वो ठीक उसी मन की कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे हैक करना सीख गया है। और यहीं पर हमारे आधुनिक स्रोत एंट्री लेते हैं। वे बताते हैं कि हमारा दिमाग हर चीज में एक पैटर्न और एक कहानी ढूंढता है। इसे पैराडोलिया कहते हैं। बिल्कुल। पैराडोलिया का मतलब है जैसे कारों की हेडलाइट्स में कोई चेहरा देख लेना या बादलों में किसी जानवर की आकृति ढूंढना। स्रोतों में एक वीडियो का भी जिक्र है जहां 2 त्रिकोण और एक गोला स्क्रीन पर चल रहे हैं, और हमारा दिमाग तुरंत एक कहानी बना लेता है कि 2 भाई एक खिलौने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग डेटा को नहीं, कहानियों को समझता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कहानी सुनाना या स्टोरी टेलिंग ना दिमाग के लिए एक ट्रोजन हॉर्स की तरह है। ट्रोजन हॉर्स? वो कैसे? मतलब ये हमारी तार्किक सोच, हमारे लॉजिक को बाईपास करके सीधे हमारे दिल में घुस जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है क्योंकि आधुनिक विज्ञान में इसे न्यूरल कपलिंग कहा जाता है। न्यूरल कपलिंग? ये क्या होता है? जब हम कोई अच्छी कहानी सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसके साथ एकदम सिंक हो जाता है जी। दिमाग के ऑल्फैक्टरी रीजन्स यानी सूंघने वाले हिस्से तक सक्रिय हो जाते हैं। बाप रे! मतलब हमें ऐसा लगता है जैसे वो कहानी हमारे ही साथ घट रही है। बिल्कुल। और जब हम इस तरह भावनाओं में बहते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये एक बॉन्डिंग हार्मोन है। तो जो हम इंटरनेट पर ये 100 दिन के चैलेंज देखते हैं, जैसे वो 75 हार्ड चैलेंज और व्लॉग्स, वो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, वो इसी हार्मोन का इस्तेमाल करके दर्शकों को लंबे समय तक खुद से बांधे रखते हैं। आपको लगने लगता है कि आप उस क्रिएटर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अगर हमारा दिमाग कहानियों का इतना ही भूखा है तो जो लोग आज कंटेंट बना रहे हैं वे हमारे दिमाग पर कंट्रोल पाने के लिए कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं? स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट फॉर्मूले का जिक्र है, ERCRT। ERCRT। तो इसमें E क्या है? A का मतलब है इमोशन साइकिल। कहानी में हमेशा उतार चढ़ाव होना चाहिए, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में अचानक से कोई इमोशनल स्पाइक आ जाता है। हाँ, क्योंकि एक सीधी रेखा तो बोरिंग होती है। और R है रिलायबिलिटी, मतलब जीवन के ऐसे व्यवहारिक उदाहरण देना जिनसे लोग तुरंत जुड़ सकें। और C तो शायद क्लाइमैक्स के लिए है। क्लाइमैक्स एट स्टार्ट। जी हाँ, शुरुआत में ही अंत की एक झलक दे देना ताकि दर्शक पूरे वीडियो में रुका रहे कि आगे क्या होगा। ये तो बहुत ही चालाक तरीका है। और अगला R? वो है रीजन ऑफ वॉचिंग, मतलब दर्शक को ये पता होना चाहिए कि वो पॉइंट A से पॉइंट B तक का सफर तय कर रहा है, उसे कुछ मिलने वाला है।
और आखिर में टी? टी है ट्विस्टिंग पैटर्न्स। कहानी में अचानक से कोई नया मोड़ लाना ताकि दिमाग जो अनुमान लगा रहा था वो टूट जाए और अटेंशन वापस स्क्रीन पर आ जाए। कमाल है। और ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी एक फॉर्मूला स्रोतों में था, वो WHY वाला। हाँ, वाई, हाउ और व्हाट, ये ब्रांड्स को लोगों से भावनात्मक स्तर पर जोड़ने में मदद करता है। अगर हम इन सब चीजों का मूल देखें ना, तो किसी भी अच्छी कहानी का मतलब है बदलाव। मतलब एक किरदार पहले कैसा था और बाद में क्या बन गया। बिल्कुल, चाहे वो बदलाव सकारात्मक हो या नकारात्मक। जैसे वो सीरीज है ना ब्रेकिंग बैड, उसमें एक मासूम सा टीचर कैसे खूंखार ड्रग कार्टेल का किंग पिन बन जाता है। वही चीज दर्शकों को बांधे रखती है। अब अगर मैं इस पूरी चर्चा को वापस चाणक्य से जोड़कर देखूं, तो मुझे एक बात समझ आ रही है। कौन सी बात? आज के जो आधुनिक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो ये ERCT फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, वो असल में दर्शकों के दिमाग को तपाने और पीटने का ही काम कर रहे हैं। अरे हाँ, जैसे चाणक्य ने सोने की परख के लिए कहा था। बिल्कुल, बस फर्क इतना है कि आज के लोग इसे भावनाओं के स्तर पर कर रहे हैं। वे हमारे दिमाग का स्ट्रेस टेस्ट ले रहे हैं ताकि वे हमारा अटेंशन जीत सकें। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। चाहे चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के तक्षशिला के गुरुकुल हों या 2026 का ये YouTube एल्गोरिदम, मूल विषय हमेशा मानव मन ही रहा है। सही कहा। चाणक्य ने हमें अपने मन को शांत और क्रोध या लालच से मुक्त रखने के तरीके बताए थे। जबकि आज का विज्ञान ये सिखा रहा है कि उसी मन की कमजोरियों जैसे पैटर्न ढूंढने या ऑक्सीटोसिन रिलीज होने का फायदा कैसे उठाया जाए। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए कार्यक्रम के अंत में हम सुनने वालों के लिए सोचने की एक बहुत ही गहरी बात छोड़कर जाना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर हमारा दिमाग बायोलॉजिकली ही कहानियों और भावनाओं के जाल में फंसने के लिए बना है, जैसा कि न्यूरल कपलिंग से साबित होता है, हाँ, और जैसा चाणक्य ने भी चेताया था कि यही मन हमारे हर बंधन का असली कारण है, तो आज के इस एल्गोरिदम संचालित युग में क्या हमारी अपनी कोई स्वतंत्र सोच बची भी है? ये वाकई एक डराने वाला सवाल है। या फिर हम सब सिर्फ किसी और की लिखी हुई कहानी के, किसी और के एल्गोरिदम के रिमोट कंट्रोल किरदार बनकर रह गए हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।